फर्टिलाइजेशन की पहली कंडीशन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हुआ था और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए थे उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस ओवम का क्या होगा, या ओवम का डेवलपमेंट कैसे होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो ओवम किस टाइप की बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है और बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन टू द एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कि क्या होगा जब एग एंड थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, उस एग का क्या होगा और जो यूट्रस की थिकन लाइनिंग है, जो यूट्रस की लाइनिंग जो थिक हुई थी, जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे थिक हुई थी, उसका क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। सो इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, यानी कि जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इन दोनों चीज़ों का क्या होगा। सो हियर द एक्सप्लेनेशन, इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर the released egg and the thickened lining of the uterus along with the blood vessels are shed off, यानी कि जो ओवम है या एग है उसके साथ साथ जो इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है उसकी शेडिंग हो जाती है, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है वो भी धीरे धीरे रप्चर हो जाती है एंड आर शेड ऑफ, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, ये वुमेन में ब्लीडिंग कॉज करती है, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के सॉर्ट ऑफ पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जैक्टली क्या होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ओव्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि ये कौन से फेजेस हैं, कब होते हैं। सो हियर दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल या ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं, सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं, यानी कि ओवम के बनने से, उसके रिलीज होने से लेके और उसके रप्चर होने तक का जो समय है, जो साइकिल है, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऑन एन एवरेज 28 दिन की होती है। अब ये जो 28 डेज की साइकिल है इसमें ओवम रिलीज होने से पहले क्या होता है, ओवम के रिलीज होने के बाद में क्या होता है, इनकी डिटेलिंग हम करेंगे। बट यहाँ पे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है उससे पहले भी हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे और उसके बाद में भी हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो सेक्सुअल साइकिल है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, वो हार्मोन के अंडर कंट्रोल है। अब यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन कब कब काम करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक फीमेल बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। अब इस फीमेल की, एक पर्टिकुलर फीमेल की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर फीमेल में जब एज आती है 11 से 12 साल या 13 ईयर्स, यानी 11 से 13 साल की उम्र में जब वो बच्ची एंटर होती है, उसकी प्यूबेरिटी में वो एंटर होती है, प्यूबेरिटल एज जब आती है तो उस प्यूबेरिटल एज का एक साइन है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आती है, यानी कि पहली बार बच्चे में ब्लीडिंग शो होती है, तो उस साइन को हम कहते हैं मेनार्क, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होती है तो इस इनिशिएशन को बोला जाता है मेनार्क। और जब ये खत्म होती है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो सेक्सुअल साइकिल है फीमेल में, ये खत्म हो जाती है, यानी कि ओवम अब ना तो मैच्योर होगा ना ही रिलीज होगा, यानी कि देयर इज स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन का उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनार्क की जो एज है 11 to 13 ईयर्स एंड मेनोपॉज की है अबव 45, कि 45 साल के बाद मेनोपॉज शो होने लगता है। अब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम यहाँ पे एक डायग्राम वाइज समझेंगे।
ये जो डायग्राम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का। यहाँ पे बहुत सारे फेजेस दिखाए हैं। यहाँ पे नाम आ रहा है फॉलिक्यूलर फेज, यहाँ पे नाम आ रहा है ल्यूटियल फेज, और यहाँ पे नाम आ रहा है ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज। हम इस साइकिल को 28 डेज का मान के चल रहे हैं, 28 डेज का हम इस साइकिल को मान के चल रहे हैं। कुछ कुछ फीमेल्स में 26 डेज की भी हो सकती है, 30 डेज की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है फीमेल के हॉर्मोन्स पे, यानी कि जैसे भी हॉर्मोन्स बॉडी में काम कर रहे हैं ये साइकिल उसी तरीके से हार्मोन के द्वारा रेगुलेट की जाती है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसमें फेजेस होते हैं, चरण होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चरण यहाँ पे दिखाया गया है दैट इज मेंसेस। जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये है मेंसेस। अब ये जो मेंसेस है ये यहाँ पे अगर डेज वाइज देखें तो 14 डेज से पहले का इवेंट है और 0 डे के बाद का इवेंट है। ये 0 डे तो यहाँ पे शो हो रहा है, इसके बाद यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यानी कि यहाँ तक हम बोलें 5th डे तक, 5th डे तक इसको हम बोलेंगे मेंसेस फेज या ब्लीडिंग फेज। अब इसको मेंसेस क्यों बोला है? मेंसेस इसलिए बोला है क्योंकि जो पहली वाली साइकिल में जो ओवम बना था वो ओवम मैच्योर होके बॉडी से ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ये बॉडी से जो ओवम है वो ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो यह आ गया है मेंसेस फेज। मेंसेस फेज के बाद यानी कि मेंसेस फेज 5 डे तक, 1 to 5 डे मेंसेस फेज है। 5 to 7 डेज रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग फेज का मतलब है जो सारी चीज़ें डिटोरेट हुई हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो टूटी थी, जो ओवम अब नया बनेगा, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन होगी। तो यहाँ पे 2 दिन में रेस्टिंग फेज चलता है। अब यहाँ पे आता है फॉलिक्यूलर फेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका नाम है फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर फेज ओव्यूलेशन से पहले का फेज है, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन को हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। दिस इज ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन से पहले का फेज कहलाएगा प्री ओव्यूलेटरी। इसको प्री ओव्यूलेटरी बोल सकते हैं, इसको हम फॉलिक्यूलर फेज भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा जो नाम हमें याद रहेगा दैट इज फॉलिक्यूलर। फॉलिकल का मतलब है एक ऐसी लेयर जिसके साथ एग मौजूद है, यानी कि एग से रिलेटेड टर्म है, इसलिए याद रखने में आसानी होगी। या और भी आसान नाम अगर याद रखना है तो हम याद रख सकते हैं प्री ओव्यूलेशन। प्री यानी कि पहले, किससे पहले? ओव्यूलेशन से पहले, यानी कि 7th to 14th डे जो साइकिल चलती है, 7th डे से 14th डे तक जो साइकिल चलती है उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज में एग्जैक्टली क्या होता है? ये जो फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन, कौन सा हार्मोन है ये? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है ये रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस पे लोकेटेड है, वहां से रिलीज होके ये आता है ओवेरी तक और ओवेरी को टारगेट करता है, ओवेरी को स्टिमुलेट करता है। तो जब ओवेरी को ये स्टिमुलेट करता है तो ओवेरी के अंदर यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे ओवम। जैसे मान लीजिए ये ओवेरी मैंने बनाई, यहाँ पे बहुत सारे ओवम प्रेजेंट हैं। इनमें से कुछ ओवम मैच्योर होंगे, इस तरीके से ये मैच्योरिटी शो करेंगे, इनके ऊपर लेयर भी प्रेजेंट होगी, इस तरीके से ये मैच्योरेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें फिगर में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो ओवम है वो इमेच्योर है और धीरे 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 मैच्योर हो गया। अब ये जो लेयर हमें दिख रही है, ये जो ओवम के ऊपर ये जो लेयर हमें दिख रही है ये है फॉलिक्यूलर लेयर। ऐसे 6 से 7 ओवम मैच्योरिटी के लिए आते हैं, बट एक ही ओवम 1 मंथ रिलीज करता है। 1 मंथ में एक ही ओवम ओवेरी से रिलीज होता है। अब ये जो दिखाया गया है ये क्या है?
ये है ओवम फॉर एग्जाम्पल। यानी कि बहुत सारे ओवम मेच्योरिटी के लिए आते हैं, बहुत सारे मतलब 7 से 8। ओवेरी में कितने प्रेजेंट हैं? हंड्रेड्स ऑफ ओवम प्रेजेंट है। हर मंथ 7 to 8 ओवम मेच्योर होते हैं, बट उस मेच्योर में से भी केवल एक ही ओवम ओवेरी से रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि 2 ओवम रिलीज नहीं हो सकते, बट हम ऑन एन एवरेज नॉर्मल साइकिल की बात करें तो एक ही ओवम को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये जो ओवम रिलीज होता है, इसको रिलीज होने में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दूसरा हार्मोन रिलीज किया जाता है, और वो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले वाले हार्मोन ने क्या काम किया था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए स्टिमुलेट किया था। स्टिमुलेट मतलब प्रेरित किया था, जिससे जो फॉलिकल है वो मैच्योरिटी पे आ जाए। क्योंकि जब फॉलिकल मैच्योरिटी पे आएंगे तो हर फॉलिकल के अंदर एक ओवम मौजूद है। अब फॉलिकल जब तक मैच्योर ही नहीं होगा तो तब तक उसमें से ओवम तो रिलीज ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी के द्वारा आता है। फिर ये ओवेरीज को स्टिमुलेट करता है, और ओवेरी को जब ये स्टिमुलेट करता है तो यहाँ पे ओवम मैच्योर होता है। ये ओवम मैच्योर हो गए हैं। अब ये जो मैच्योर ओवम है, यानी कि जो मैच्योर ओवम है, ये उसको हम ओवम मानते हैं, और ये जो लेयर बाहर मौजूद है इसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर लेयर। अब ये जो मैच्योर ओवम है, ये मैच्योर ओवम एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ओवम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। व्हाट इज एस्ट्रोजन? फीमेल सेक्स हार्मोन। एफएसएच कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ओवम खुद। ओवम इसलिए रिलीज करता है क्योंकि ये हार्मोन ओवम की ग्रोथ को बनाए रखेगा जब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता, या जब तक वो 100% डिस्कार्ड नहीं हो जाता बॉडी से। यानी कि उसकी ग्रोथ को मेंटेन करता रहेगा जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक। तो यहाँ पे 2 हार्मोन की हमने बात की। एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? एस्ट्रोजन खुद ओवम रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पे जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी के द्वारा, तो ये LH जो है वो 14th डे से कुछ 2 दिन पहले या 1 दिन पहले रिलीज होता है, और ये क्या करता है? ये भी ओवेरीज को स्टिमुलेट करता है। इस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग। The name of this hormone is luteinizing hormone. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी ओवेरीज को स्टिमुलेट करता है, जिससे ओवेरी ओवम रिलीज करें। तो ये जो ओवेरी हैं इस तरीके से ओवम रिलीज कर देती हैं, और ये मान लीजिए ओवम रिलीज हो गया ओवेरी से। यहाँ से ये ओवम रिलीज हो गया है इस तरीके से। अब ये जो ओवम रिलीज हुआ है, ये लेयर तो अंदर ही बच गई, और ये ओवम रिलीज हो गया। ओवम का रिलीज होना यानी कि जो 14th डे का इवेंट है, इस 14th डे के इवेंट को ही हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि 14th डे क्या हो गया? ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी। अब दूसरी बात यह है कि ओवम के बाहर फॉलिकल की लेयर थी, यानी कि एक लेयर थी, वो लेयर ओवेरी में ही रह गई। वो लेयर कहाँ रह गई? ओवेरी में ही रह गई। ये वाली जो लेयर है फॉलिक्यूलर लेयर, ये फॉलिक्यूलर लेयर धीरे धीरे पीली रंग की हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, या इसको येलो बॉडी भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज येलो बॉडी और कॉर्पस ल्यूटियम। ये अंदर ही रह जाती है। अब ये जो अंदर ही रह गई तो ये अपना काम करेगी, और इसका काम है हार्मोन को बनाना। कौन सा हार्मोन ये बनाएगी? ये बनाएगी प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाएगी? प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाएगी, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करेगा? जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, जो यूट्रस की अंदरी सतह है, जिसको हमने एंडोमेट्रियम बोला था, उसको मोटा करती जाएगी, उसको थिक करती जाएगी। क्योंकि उस लाइनिंग को हमेशा क्या लगता है कि उसे क्या रिसीव करना है? ओवम रिसीव करना है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो ओवम के निकलने के बाद बची हुई फॉलिकल की लेयर है,
यानी कि कुछ लेयर्स जो बच जाती हैं एग निकलने के बाद, उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो पीले रंग की होती है, इसीलिए इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं। और ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। इट हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी, बट हाउ? इट हेल्प इन थिकनिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस की इनर लाइनिंग को थिक करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे 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 जब स्पर्म यहाँ पे अडहेर नहीं होते ओवम पे, तो क्या होगा, वो ओवम धीरे 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 मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे 14th डे के बाद यहाँ पे क्या होगा, ल्यूटियल फेज चलेगा। ल्यूटियल फेज क्या होता है, ऐसा फेज जिसमें ओवम धीरे 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 मैच्योर होता जा रहा है और 28 डेज तक ये ओवम मैच्योरिटी शो करता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से ये यूट्रस की इनर लाइनिंग के साथ बॉडी से ब्लड की फॉर्म में डिस्कार्ड हो जाता है और फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और वो स्टार्ट होती है फिर से मेंस्ट्रुएशन से, यानी कि मेंसेस से। तो फिर से जो नेक्स्ट साइकिल चलेगी उसमें फिर से मेंसेस फेज चलेगा, मेंसेस के बाद चलेगा फॉलिकुलर फेज, फिर आएगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद फिर आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का तो लेवल बढ़ता है, बट बाकी हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, और धीरे धीरे एक समय आने पे सारे हार्मोन, यानी कि जब ये साइकिल 28 दिन के आसपास आने लगती है तो सारे हार्मोन्स का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच सारे हार्मोन कम हो जाते हैं, क्योंकि इस साइकिल को दोबारा रिपीट होना है, तिबारा रिपीट होना है। तो ये पूरी बॉडी में इसी तरीके से हार्मोनल बैलेंस बनाते हुए चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10th क्लास के हिसाब से यहाँ पे एफएसएच और एलएच को बताना ज़रूरी था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का फंक्शन भी ज़रूरी था, इसीलिए साइकिल डिस्कस की गई है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है, मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये भी पूछी जाती हैं। ओव्यूलेशन कौन से डे होता है ये भी पूछा जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओव्यूलेशन कुछ फीमेल्स में 13th डे भी होता है और कुछ फीमेल्स में 15th डे भी होता है। अगर साइकिल 30 दिन की है तो ओव्यूलेशन जस्ट उस साइकिल के बिल्कुल बीच में होगा। इफ द साइकिल इज 30 days, so the ovulation occurs in between the cycle or in the middle of the cycle, it occurs at the 15th day। 15th डे होगा वो। अगर साइकिल 28 दिन की है तो ओव्यूलेशन 14th डे होगा। अगर साइकिल 26 डे की है तो ओव्यूलेशन 13th डे होगा। तो केवल 3 स्टेजेस साइकिल के आते हैं, क्योंकि अलग अलग फीमेल्स हैं, सबका हार्मोनल लेवल अलग अलग है, तो ओव्यूलेशन के डेज भी फीमेल्स में अलग अलग हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन से पहले का समय, हाँ, और हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बाद का समय, तो ओव्यूलेशन से जो पहले का समय होता है उस समय में ओवम ओवेरी के अंदर ही होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। जब ओवम ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कौन से डेज में होती है, 14th डे के बाद में होती है। तो ये किसमें हम पढ़ेंगे, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम पढ़ते हैं कि कौन से फेज में ओव्यूलेशन होता है और कौन से फेज में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्री ओव्यूलेशन में, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले वाले में फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं, बाद में फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है।